यूपी में सोमवार तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुए बैठक में दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में शुरू हुआ 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण अभियान। 7 जिलों में कोविड-19 के 9000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं मौजूद। ऑक्सीजन संकट के कारण मरीज की मौत हुई तो भड़का इलाहाबाद हाईकोर्ट। कहा यह नरसंहार से कम नहीं, किसी कोरोना मरीज को ऑक्सीजन न मिलने पर मौत पर आपराधिक कृत्य है। उत्तराखंड में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 3 हफ्तों में 23 गुना बढ़ी मृतकों की तादाद। कोरोना संक्रमितों की संख्या में 7 गुना इजाफा। उत्तराखंड में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बीच लॉकडाउन पर फैसला ले सकती है सरकार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मंत्रियों के बीच बातचीत। आज हो सकती है बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा, हाजिर हूं लेकर के हमारा खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जिसमें हम आपको दिखाते हैं यूपी और यूके की बड़ी खबरें। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालात को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह 7 बजे तक ही बंद की घोषणा की गई थी, पर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में दिया। आपको बता दें, 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर 3 मई को 2 दिनों के लिए इसे और बढ़ा दिया गया था, यानी कि गुरुवार 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया था। इसके बाद आज मतलब बुधवार को इसकी मियाद सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें, दूसरी बार 10 गुना ज्यादा ये जुर्माना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल्स कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों संघ बैठक में ये कहा कि कोविड का वर्तमान स्ट्रेन लगातार रूप बदलता चला जा रहा है। ये पहली लहर की तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रमित है। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि कुछ केसेस में देखा गया है कि कोविड टेस्ट में भी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, जबकि सीटी स्कैन में पता लग रहा है कि लंग्स कोविड से प्रभावित हैं। ऐसे में हमें और सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बुधवार से घर घर जांच अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 9 मई तक चलेगा और इस दौरान गांव के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण होंगे अथवा जो दूसरे प्रदेश से लौट कर आए हैं, उनकी कोविड जांच की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और हर टीम में 2 सदस्य होंगे, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो दूसरी अध्यापक या फिर निगरानी समिति का सदस्य होगा। हर टीम को 1000 लोगों की जिम्मेदारी दी गई है और टीम के सदस्य को प्रतिदिन 100 मानदेय दिए जाएंगे, यानी कि 100 का उनका एक लेवल यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि ये टीम गांव-गांव में जाएगी, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी। परिवार में किसी को बुखार होगा तो उसे मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों में कोरोना संक्रमित होने के लक्षण होंगे और दूसरे प्रदेश से गाँव में आने वालों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को करीब 10 लाख एंटीजन किट्स उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा अन्य लोगों की RT-PCR जांच के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को 18 से 44 आयु वर्ग के लिए लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। पहले फेज का टीकाकरण राज्य के 7 जिलों में शुरू किया गया है, जिनमें कोविड-19 के 9000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आपको बता दें कि इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवंतीबाई हॉस्पिटल में की। उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेट एयरक्राफ्ट द्वारा हैदराबाद से वैक्सीन मंगाई है। जिन जिलों में इस टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया है वो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली है। बीते शुक्रवार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने कहा था कि 1 मई से शुरू हुई इस टीकाकरण अभियान 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के पहले फेज में 9000 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले 7 जिलों में टीकाकरण शुरू किया गया है,
जो कि आगे चलकर अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए निर्मित सॉफ्टवेयर को आगे इस्तेमाल करने से पहले इन जिलों में टेस्ट किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक के लोगों का टीकाकरण करने के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर के द्वारा वैक्सीन की आपूर्ति करेगी। इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर शुरू करेगी। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ ही भारत बायोटेक दोनों को 50 लाख वैक्सीन को ऑर्डर दिया है। साथ ही ग्लोबल टेंडर के द्वारा 4 से 5 करोड़ वैक्सीन खरीदने की योजना भी बनाई जा रही है। आपको बता दें कि अब तक राज्य में 1 करोड़ 23 लाख वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं, जिनमें से 1 करोड़ 1 लाख लोगों ने पहली डोज ली है और वहीं 22 लाख लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है। एक सख्त टिप्पणी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 के मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए ये कहा कि ये उन अधिकारियों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिनकी सतत आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिनको अदालत ने ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दी है जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड-19 मरीजों की जान गई। अदालत ने लखनऊ और मेरठ के जिला अधिकारी को निर्देश दिया कि वो इनकी 48 घंटे के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथकवास केंद्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने दोनों जिला अधिकारियों से कहा कि वो मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑनलाइन उपस्थित रहें। अदालत ने यह भी कहा कि हमें ये देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोविड मरीजों की जान जा रही है। ये एक आपराधिक कृत्य है और ये उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन की सतत खरीद एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। पीठ ने यह भी कहा कि जब विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है कि इन दिनों हृदय प्रत्यारोपण और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऐसी खबरों को जांचने के लिए राज्य और जिला प्रशासन से नहीं कहते हैं, लेकिन इस जनहित याचिका में पेश अधिवक्ता इस तरह की खबरों का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सरकार को तत्काल इस संबंध में कदम उठाने के लिए कहना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पिछले रविवार को मेरठ मेडिकल कॉलेज के नए ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में ऑक्सीजन नहीं मिलने से 5 मरीजों की मौत हो गई। ये खबर वायरल हुई। इसी तरीके से लखनऊ में भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार ये चीजें चलती चली जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो मरीज हैं वो अपनी व्यवस्था स्वयं करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वीके श्रीवास्तव की संक्रमण से मृत्यु पर अदालत ने कहा कि हमें बताया गया कि न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को 23 अप्रैल की सुबह लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शाम तक उनकी देखभाल नहीं की गई। शाम 7:30 बजे हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उसी रात उन्हें एसजीपीजीआई में ले जाया गया, जहां वो 5 दिन आईसीयू में रहे और उनकी कोरोना संक्रमण से असामयिक मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत में बताया गया कि राज्य में ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का भारी उल्लंघन किया गया। लोग मतगणना स्थलों पर भारी संख्या में एकत्रित हुए और चुनाव अधिकारियों और पुलिस मूक दर्शक बनती हुई देखती रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है सरकार पर और कहीं न कहीं उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है जिनके ऊपर ऑक्सीजन की आपूर्ति का पूरा दारोमदार था। ऐसे में देखना होगा कि अदालत की तल्ख टिप्पणी के बाद क्या राज्य सरकार कुछ और करती है या नहीं। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमितों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान मृतकों की तादाद में 22 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। वहीं संक्रमितों की संख्या भी करीब 7 गुना बढ़ी है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रदेश में 3 हफ्तों में संक्रमितों और मृतकों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। खुद स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 4 से 10 अप्रैल के दौरान कुल 27 संक्रमितों की मौत हुई और 5,765 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अगले हफ्ते मृतकों की संख्या करीब 4 गुना बढ़कर के 104 तक पहुंच गई। संक्रमितों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 13,924 हो गई। 18 से 24 अप्रैल के दौरान मृतकों की संख्या में दोगुने से ज्यादा इजाफा हुआ और ये संख्या 246 तक पहुंच गई। दूसरी ओर संक्रमितों की संख्या में भी करीब दोगुनी बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश भर में 26,023 लोगों में कोरोना मिला। सबसे भयावह स्थिति 25 अप्रैल से 1 मई के दौरान रही, जब
कुल 629 लोगों की मौत हुई। इस दौरान संक्रमित होने वालों की संख्या भी 29,581 पहुंच गई है। आपको बता दें, हल्द्वानी में अगले 4 दिन में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत को यह आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कोरोना के हालातों पर चर्चा की। उत्तराखंड सहित नैनीताल में बढ़ते हुए मरीजों को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से चिंता व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू और वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए आश्वासित उन्होंने किया है लोगों को कि जल्द ही हल्द्वानी में 4 दिनों के भीतर ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। मिनी स्टेडियम में भी 150 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है और जल्द शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार के डीआरडीओ के माध्यम से मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में लगभग 500 ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। डीआरडीओ को लगभग 40 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही 18 से 45 वर्ष आयु के नागरिकों का भी मुफ्त में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डीएम से फोन पर बात कर इन सब कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए और बाजार में दवाइयों और साथ ही ऑक्सीमीटर सहित अन्य चीजों की कालाबाजारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में मंगलवार को तबाही मचाने के बाद आज बुधवार को राजधानी देहरादून में फिर मौसम खराब हो गया। सुबह 11 बजे के बाद देहरादून में अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में तेज गर्जना के साथ हवाएं चलने लगी, जिसके बाद देहरादून में कुछ देर के बाद झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पहले चमोली जिले में मंगलवार को भी दिन भर मौसम खराब रहा। सुबह से ही जिले में हो रही बारिश और बर्फबारी देर शाम तक होती रही। बद्रीनाथ धाम की चोटियों के साथ ही हेमकुंड साहब, साथ ही फूलों की घाटी, घांगरिया, रुद्रनाथ, लाल माटी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण आलू और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। गोपेश्वर के साथ ही जोशीमठ, पोखरी, पीपलकोटी, नंदप्रयाग घाट क्षेत्रों में बरसाती गधेरे उफान पर है। आपको बता दें कि मंगलवार को गोपेश्वर के घाट ब्लॉक में एक साथ 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मची। शाम करीब 5:30 बजे तेज बारिश के दौरान घाट ब्लॉक में बिनसर पहाड़ी की तलहटी में बसे चिन्नाडोल, तोक और साथ ही बैंड बाजार, गणेश नगर में एक साथ बादल फट गया। बादल फटने से पहले ही लोग सुरक्षित स्थानों पर भाग गए और भारी मात्रा में मलबा लोगों के घरों से होते हुए मुख्य बाजार में पहुंचा। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।